आइए आप सबों का हमारा यूट्यूब चैनल अख्तर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच जल एवं जंगल का दूसरा भाग पार्ट 2 लेकर आए हैं। जैसा कि हम लोग पहले जल के बारे में पढ़ चुके हैं और जल की पूर्ति के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज हम उसके स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है, सबको जल जरूरी है, सबको जल की पूर्ति जरूरी है। तो आज जल के जो स्रोत है, जो महत्वपूर्ण स्रोत है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पिछले कक्षा में जल के कुछ स्रोत के बारे में पढ़ चुके थे, जो था झील, नदी, नलकूपी, कुआं आदि। अब जैसे बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, झील नदी से पाइपलाइन बिछाकर वहाँ तक पानी को पहुँचाया जाता है। उससे जल का वहाँ के लोगों को जल की पूर्ति होती है। इसी को जल की जलापूर्ति बोलते हैं। उसके कुछ महत्वपूर्ण स्रोत है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उसके महत्वपूर्ण स्रोत है भूमिगत जल। भूमिगत जल किसको कहते हैं? ग्राउंड वाटर। किसको कहते हैं? ग्राउंड वाटर को भूमिगत जल कहते हैं। अब भूमिगत जल किसे कहते हैं, इसके क्या क्या यूज़फुल है, क्या क्या स्रोत है, कैसे इसमें क्या कमियां हैं, क्या ज़्यादा, वो सब हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। आइए, जैसा कि हम लोग आपको बताए थे, हम लोग इस अध्याय में पहले रीडिंग देंगे, फिर इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या आपने कभी चापाकल, नल अथवा नलकूपी के लिए बोरिंग होते देखा है? क्या आपने कहीं हौज, टैंक आदि के लिए गड्ढा बनाते देखा है? आप ध्यान दीजिएगा कि यह गड्ढा एक निश्चित गहराई तक बनाए जाते हैं। ऐसा क्यों? सभी नलकूप अथवा हैंडपंप में लगे पाइप की लंबाई समान क्यों नहीं होती है? जैसा कि इसमें बताया गया कि आपने कभी देखे होंगे चापा नल, नलकूपी के लिए बोरिंग होता है। हमारे गाँव में क्या होता है, जब नल गड़ाया जाता है तो पाइप से क्या कहते हैं, बोरिंग कराने के लिए आ जाता है। तो हम लोग को पता चलता है कहीं पे 50 फीट पे पानी निकल रहा है, कहीं पे क्या कहते हैं 200 फीट पे पानी निकल रहा है। ये क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या लॉजिक है, उसी के बारे में जानेंगे। आप लोगों ने कभी पूछा है अपने बड़ों से क्या ऐसा क्यों होता है, इसके नीचे क्या कारण है? तो वही हम लोग इस वीडियो में आज पढ़ेंगे। आप उन कारीगरों अथवा अन्य से बड़ों से इस बारे में बात करेंगे तो जानकारी मिलेगी कि सभी जगह समान गहराई तक पाइप नहीं डाली जाती है। कुछ स्थानों पर यह गहराई कम तो कुछ स्थानों पर अधिक होती है। वही बात इसमें बताया जाता है। अगर आप अपने बड़ों से पूछेंगे कि ये क्या रीज़न है, तो वो बोलेगा सभी जगह समान नहीं, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम करा जाता है। जो मतलब जो बोरिंग करता है उस कारीगर से आप जब पूछेंगे कारीगर से, तो बोलेगा कहीं कम कहीं ज़्यादा। इसका सबसे मेन रीज़न है भौजमल स्तर, ग्राउंड वाटर लेवल। क्या बोलते हैं उसको? ग्राउंड वाटर लेवल। आइए हम आपको इसमें बताएंगे कि ग्राउंड वाटर लेवल किसको कहते हैं। इसका कारण कम तथा अधिक गहराई पर जल के स्तर पर मिलना। जल का स्तर मतलब कहीं ज़्यादा, कहीं कम बोरिंग हुआ, कहीं बहुत ज़्यादा बोरिंग हुआ। यहाँ पे कम हुआ, यहाँ पे ज़्यादा हुआ। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ है कि यहाँ पे जल स्तर ऊंचा है, ऊपर है, और यहाँ पे जल स्तर नीचे है। जहाँ अब सपोज कीजिए कि आप बोरिंग गाड़ना चाहते हैं। अब ये है जल स्तर आपका। तो आप जब आप यहाँ ज़मीन पे रह रहे हो, यहाँ से आप पाइप डालेंगे, पानी तक पहुँचेगी तभी तो ऊपर पानी जाएगी। बोरिंग करने का मेन रीज़न क्या है? आपको जल की प्राप्ति करना, जल को ऊपर लाना। तो जल स्तर तक आपका पाइप पहुँचेगा तभी तो क्या कहते हैं फिर यहाँ से पानी जाएगा। तो इसीलिए क्या कहते हैं, तो कहीं नीचे कहीं कम रहने का क्या रीज़न है? उसका जल स्तर कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। अब देखिए, अब इसमें आप लोगों को हम बताएंगे अभी कि भौजमल स्तर का किसे कहते हैं और भौजमल जल क्या कहते हैं। भौजमल स्तर और भौजमल जल में अंतर है। अभी हम लोग पढ़ेंगे भौजमल स्तर।
देखिए भोजमल स्तर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे कि पाइप डालने के लिए बोरिंग करते समय जिस गहराई पर चट्टान अथवा मिट्टी के बीच सारे के सारे रिक्त स्थान पर जल भरा होता है उसकी ऊपरी परत को भोजमल स्तर कहते हैं। यह स्तर पृथ्वी की सतह के 1 मीटर अंदर से अनेक मीटर गहराई तक हो सकता है। इस स्तर पर नीचे पाए जाने वाला भोजमल कहलाता है। अब देखिए क्या होता है कि मानिए क्या कहते हैं, ये हमारा पृथ्वी है और यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। अब क्या यहाँ से यहाँ तक इधर इधर पूरा क्या है, ये मिट्टी है और इसी के जस्ट ये क्या है, ये स्तर है जिसको हम कहते हैं भोजमल स्तर। अब यहाँ से आए और इस जगह पे जो है ना गिट्टी बालू कुछ भी है, यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये अब इसके ये लेयर है, इसके जस्ट नीचे पानी भरा हुआ है। जो पानी के ऊपर जो पहला लेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भोजमल स्तर कर देते हैं। और इसके बीच जो चट्टान मिट्टी कंकर के बीच में जो पानी एकदम पूरा भरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भौमजल कह देते हैं। क्या कह देते हैं उसको हम भौम जल कह देते हैं। तो आप लोगों को भौमजल और भौमजल स्तर के बारे में समझ गया। भौमजल क्या होता है, भौमजल क्या होता है, जल स्तर भौमजल स्तर के नीचे जो पानी मौजूद होता है उसी को हम क्या कहते हैं, भौमजल। और जिस स्तर के तुरंत बाद पानी मौजूद होता है उसी को भौमजल स्तर कहते हैं। आइए आगे देखते हैं और भी क्या सब बात है। अब क्रियाकलाप है, इसमें एक क्रियाकलाप है, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में भी क्रियाकलाप के बारे में पढ़ते हैं। एक क्रियाकलाप है कि कभी आप सोचे हैं कि वर्षा का पानी होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब भोजमल का स्तर वहाँ पे पानी है, उसी से हम लोग को पानी का मेन स्रोत है। तो वहाँ पे पानी कैसे पहुँचता है, सपोज करो हम लोग पानी निकाल लें लेकिन फिर भी पानी वहाँ पे मौजूद है, वो पानी वहाँ पे कहाँ पहुँचता है। ये छोटा सा क्रियाकलाप से हम लोग पता चलेंगे कि वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है अभी तक क्यों मौजूद है, या उसके नीचे जो पानी है ग्राउंड वाटर जो है क्यों अभी तक मौजूद है। इसमें बोला गया है कि एक आटा चालने वाली चलनी लीजिए, इसमें मिट्टी इस प्रकार भरिए थोड़ी जगह खाली रहे। चलनी के नीचे समान गोलाई का कोई बर्तन रखिए। अब चलनी की खाली जगह में धीरे धीरे पानी भर दीजिए। कुछ समय के उपरांत फिर जल डालिए, परीक्षण कीजिए तो आप क्या पाते हैं, चलनी के ऊपरी खाली हिस्से में जल नहीं है। यह कहाँ गया, यह जल रिसकर बर्तन में जमा हो गया। क्या इसी प्रकार गमले में लगे पौधे की जड़ को पानी नहीं मिलता है। अब इसमें बोलता है कि एक आप चलनी लीजिए, उसमें मिट्टी डालिए, थोड़ा जगह छोड़िए पानी डालने के लिए, और जो जितना चलनी का नीचे वाला एरिया है उसी एरिया के एक बर्तन भी लीजिए। चलनी लीजिए, उसमें क्या है, मानिए ये चलनी है, ये चलनी है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी डाल दीजिए आप चलनी में, और उसके जितना बड़ा चलनी है उतना ही बड़ा उसमें बर्तन रख दीजिए और थोड़ा सा जगह रखिए और उसमें पानी डाल दीजिए 1-2 गिलास। अब धीरे धीरे देखिएगा कि वो पानी जो आप डाले हैं धीरे धीरे रिस कर नीचे आके ये वाला बर्तन में आ गया, जमा हो गया। तो इसी तरह भोजमल स्तर का जो पानी होता है वो भी आप लेवल जो मेंटेन लेवल रहता है इसी वजह से। जैसे सपोज कीजिए ये बारिश हुआ, ठीक, ये हमारा पृथ्वी है, इसमें पानी रिस कर धीरे धीरे क्या हुआ, ये भोजमल में आ गया, भोजमल स्तर के नीचे आ गया और यहाँ पे भोजमल पानी जो है जमा हो गया। अब चलिए, अब उसी में है कि भोजमल हम लोग पढ़ चुके हैं, जलभर तथा भोजमल स्तर। देखिए भोजमल ये सब यहाँ पे भी अब हम लोग भोजमल जान चुके, भोजमल क्या होता है, जलभर तथा भोजमल स्तर। अब इसको कुछ क्रियाकलाप के माध्यम से एक फिगर दिया गया, उसमें बताया गया कि भोजमल क्या होता है, जलभर क्या होता है। ठीक, आइए हम लोग पढ़ते हैं। वर्षा जल, नदियाँ तालाबों का जल मिट्टी से रिसकर भूमि के नीचे
रिक्त स्थानों तथा दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल के रिसाव को अंतःसंवेदन कहते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा उपयोग लिए जा चुके भोजमल की पुनः परिपूर्ति होती है। अब क्या है कि जैसे कि आपको एक क्रियाकलाप बताए थे, चलने में पानी वाला धीरे धीरे क्या कहते हैं वो नीचे आ गया। अब जो भोजमल है इसका जो परिपूर्ति होती कैसे होता है, वर्षा होता है, फिर क्या कहते हैं पानी वर्षा ज़मीन क्या कहते हैं उसको रेसता है, अपने अंदर सोख के धीरे धीरे क्या कहते हैं जल स्तर तक पानी को पहुंचा दिया जाता है। इसी वजह से भोजमल का क्या होता है पूर्ति हो जाता है। और ये सब जो प्रोसेस होता है ना इसको हम कहते हैं अंतःसंवेदन। इसको क्या कहते हैं अंतःसंवेदन कहते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में इंटरनल वाटर फ्लो कह सकते हैं। आप लोग क्या कह सकते हैं इसको इंग्लिश में कहते हैं इसको इंटरनल वाटर फ्लो कर सकते हैं, अंतःसंवेदन कहते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया ये जो प्रोसेस है, बारिश हुआ फिर ज़मीन उसको अपने अंदर सोख लिया, रिस के फिर धीरे धीरे पानी नीचे पहुंचाया ग्राउंड वाटर लेवल तक, उसी को क्या बोलते हैं इंटरनल फ्लो कहते हैं। अब भोजमल के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टान के परतों में के बीच जल संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं। अब क्या होता है जैसा कि आप लोग ये फिगर में देख रहे हैं, क्या है कि जैसे भोजमल है ठीक, अब धीरे धीरे जो पानी वहाँ पे भंडार हो जाता है, जमा हो जाता है, क्या होता है भंडार हो जाता है, संचित हो जाता है, जमा हो जाता है, थोड़ा पानी बहुत ज़्यादा होता है, उसी को जलभर कहते हैं। ठीक, इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। अब जैसे ना हम लोग पढ़े थे ना कि बोरिंग जो करते हैं हम लोग, बोरिंग करते हैं, चापाकल लगाते हैं, तो वो पानी किसके लिए कहाँ से निकालते हैं हम लोग जल भर से ही तो निकालते हैं। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया है कि बोरिंग कहीं ज़्यादा कहीं कम क्यों करते हैं, क्योंकि उसका भोजमल का स्तर कहीं नीचे कहीं कम होता है। और ये जो नीचे ऊपर जाने का रीज़न क्या है कि हम लोग वर्षा कम हो रही है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा हो रहा है तो वहाँ का भोजमल स्तर जो ऊपर है, कहीं कम हो रहा है तो वहाँ भोजमल स्तर बहुत नीचे है। इसी वजह से कहीं कम कहीं भोजमल स्तर के गिरने का कारण पढ़ेंगे, क्यों हमारा भोजमल स्तर गिर रहा है धीरे धीरे ग्राउंड वाटर लेवल जो धीरे धीरे नीचे क्यों जा रहा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या परिपूर्ति में उपयोग की मात्रा समान है? क्या हम जल भर में निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भोजमल का स्तर क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जैसे इसमें बताया जा रहा है कि जितना हम लोगों को पानी की ज़रूरत है, क्या भोजमल में जो पानी का मात्रा वो समान है? बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग का डे बाय डे क्या होता है, ज़रूरत बढ़ता जाता है और भोजमल में जो पानी है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या जल भर में निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने में भोजमल का स्तर क्या होगा? अगर हम हमेशा भोजमल से हमेशा जल निकाल लें, जल भंडार जो है वहाँ से जल निकाल लें हमेशा, तो आपको क्या लगता है क्या कहते हैं वहाँ पे जल उतना ही रहेगा, उसका कमी नहीं होगा? भोजमल पुनःपूर्ति से सबसे प्रमुख प्रक्रिया वर्षा का जल है। कम वर्षा या जल की रिसाव के उपलब्ध भूमि में कमी में भौम जल स्तर में गिरावट आती है। अब जो है भौम जल का जो वाटर लेवल जो मेंटेन रहता है, भौम जल में जो पानी मौजूद रहता है उसको मेंटेन करने के लिए कौन जिम्मेदार है, सबसे महत्वपूर्ण कौन निभाता है? सबसे महत्वपूर्ण निभाता है वर्षा। क्या है? वर्षा। अब देखिए क्या है कि अगर वर्षा नहीं होगा तो हमारा जो भौम जल है वहाँ पे पानी की कमी हो जाएगी, वहाँ पे जल की कमी हो जाएगी। अगर अच्छा खासा वर्षा होगा तो भौम जल का जो वाटर लेवल है वो मेंटेन रहेगा, वो सही रहेगा। जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, कृषि, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक है। अब जैसे है कि हम लोग जानते हैं कि भौम जल को प्रभावित करने वाला सबसे मेन कारण कौन है? वर्षा है। उसके साथ साथ बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकरण, कृषि, वनरोपण, ये भी भौम जल को प्रभावित करता है। अब जनसंख्या कैसे प्रभावित करता है? हमारे देश में धीरे धीरे जनसंख्या बहुत बढ़ रहा है। जितना जनसंख्या बढ़ेगा सबको पानी की ज़रूरत है, बिना पानी की ज़िंदगी पॉसिबल है नहीं। तो सबको पानी की ज़रूरत है और सबको पानी चाहिए,
और वो पानी क्या है, लिमिट है, पानी जो लिमिटेशन है। अब सपोज़ करो आपके पास 1 बाल्टी पानी है, 1 बाल्टी पानी है, कुछ दिन पहले 5 आदमी पी रहे थे, अब कुछ दिन बाद उसको 10 आदमी पिएंगे। बताओ क्या कहते हैं, पानी की कमी बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली सी बात है कि पानी की कमी क्या हो जाएगी, बढ़ बढ़ जाएगी, मतलब पानी कम हो जाएगी, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने लगेगी। क्योंकि पहले 5 आदमी यूज़ कर रहा था, अब कितना आदमी यूज़ कर रहा है, 10 आदमी। और उससे भी आगे चलते हैं कि अब हमारे हर जगह क्या है, औद्योगिकरण लगाया जाता है, फैक्ट्री लगाया जाता है। अब फैक्ट्री में कोई सामान बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उसमें भी क्या है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, वहाँ भी पानी का उपयोग हो रहा है। अब जो हम लोग कृषि कर रहे हैं उसमें सिंचाई के लिए पानी का उपयोग कर रहे हैं। वन रोपण, हम लोग जो वर्षा करते हैं उसके लिए क्या कहते हैं, अब वन रोपण तो बहुत अच्छा है, हम लोग जो पेड़ पौधा लगाते हैं उससे थोड़ा देर के लिए पानी स्टार्टिंग में होता है, लेकिन उसी की वजह से क्या होता है, बारिश भी होता है। तो भौम जल को प्रभावित करने वाला सबसे मेन कारण कौन है, वर्षा है, बढ़ती जनसंख्या है, औद्योगिक क्या है, वर्षा है, बढ़ती जनसंख्या है, औद्योगिकरण है, कृषि है, वन रोपण है, ये सब भी क्या है, जल को प्रभावित करता है। साथ ही याद रखने की बात है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौमजल के स्तर को प्रभावित करती है। अब देखो, हमारा पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ जो, उसके अंदर अगर कोई क्या कहते हैं परिवर्तन होता है, उसमें ही भौमजल क्या है, प्रभावित करता है। अब कभी कभी आप लोग सुनो कि भूकंप आ गया है, भूकंप आ गया, भूकंप क्यों आता है, उसका जो प्लेट्स होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स इधर उधर होता है, तो उसी की वजह से भूकंप आता है। अगर उसके आंतरिक संरचना में कोई इधर उधर हो रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, भौमजल का स्तर को प्रभावित करता है। अब देखिए कुछ क्रियाकलाप है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो ज़्यादातर जनसंख्या पर निर्भर करता है। कि अभी हमारे देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है, और पानी तो उतना ही है, नेचुरल रिसोर्स जो वो क्या है, लिमिट है। तो पानी की संख्या, सॉरी, इंसान की जनसंख्या बढ़ रही है और पानी कम होती जा रही है। अब उसके बारे में कुछ क्रियाकलाप है, उसको पढ़ेंगे और आप लोग कुछ सोचना है, इस पर विचार करना है। जनसंख्या बढ़ने से भवन दुकान कार्यालय सड़क का निर्माण के लिए जल की मांग बढ़ी है। विभिन्न कार्यों में जल उपयोग की मात्रा आकलन कीजिए। अब इसमें कह रहा है जैसे ही जनसंख्या बढ़ रहा है तो आदमी अपना घर बनाएगा, दुकान बनाएगा, कार्यालय बनाएगा, सड़क बनाएगा, सब में क्या है, जल का ज़रूरत है, हर एक चीज़ में जल का ज़रूरत है। तो जल की मांग बढ़ेगी, जल की मांग बढ़ेगी तो जल की आपूर्ति की करने के लिए आपको जल देना होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, जल का स्तर नीचे जाएगा, जल में कमी आएगी। आपके क्षेत्र होने वाले उद्योग की सूची बनाइए जिसमें ताज़ा जल की आवश्यकता होती है। सूची उपयोग में लाए जाने वाले जल की मात्रा का भी आकलन कीजिए। आपके क्षेत्र में वर्षा जल के आकलन, सिंचाई क्या संसाधन है, पूर्व उपयोग में लगाए जाने वाले सिंचाई साधनों का स्थिति कीजिए। मतलब आपको इन सब के बारे में बात करना है। जैसे कि भवन निर्माण में जल का आपके एरिया में कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, दुकान में कितना हो रहा है, कार्यालय जब बना रहे हो उसमें कितना हो रहा है, सड़क निर्माण में कितना हो रहा है, सिंचाई में कितना हो रहा है। ये सब काम तो हमारे जीवन का बेसिक काम, इतना तो सब कर ही रहा है, सब में क्या है, पानी का ज़रूरत है। तो इसके बारे में सोचना है, फिर उस पर विचार करना है। अब देखिए, ये सब के वजह से इतना सब जो काम करते हैं उसके वजह से बहुत से कुछ परिणाम आते हैं, उस परिणाम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या परिणाम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बातें दिया हुआ है। तो पहला परिणाम है, जल साधन भूमि पर तालाब, नहर और जल उपलब्ध है। जैसे इसमें बोला गया कि तालाब, नहर, आहार, चर है ना, जल साधन के लिए उपलब्ध है। भूमिगत जल की उपलब्धता सतह के भौमजल के काफ़ी निकट है। अब क्या होता है, जैसे भूमिगत जल जो होता है वो सतह के क्या होता है, बहुत नज़दीक होता है। भौमजल जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे है। अब जैसे धीरे धीरे भौमजल का स्तर क्या है, नीचे जा रहा है, उसी के बारे में बोल रहा है कि भौमजल का जो स्तर है वो क्या है, काफ़ी धीरे धीरे नीचे जा रहा है। नहरों, आहरों, तालाब आदि की व्यवस्था
बाढ़ के कारण छिन-भिन हो गया। अब भौमजल का जो लेवल गिर रहा है, धीरे धीरे पानी की कमी हो जा रही है, उसके रीज़न भी क्या है, जैसे बाढ़ आ रही है, तो क्या करता है, तालाब को छितिर-बितिर करता है। छितिर-बितिर करने का मतलब है कि तालाब, सपोज ये तालाब बना हुआ, अब बाढ़ आया, इधर वाले बाउंड्री को तोड़ दिया, इधर वाले को तोड़ दिया, पूरा बराबर कर दिया, फिर पानी रिटर्न लेके वो चला गया, सूख गया, तो पानी तो अब यहाँ पे जमा नहीं हुआ। पहले क्या था, तालाब ऐसे था, तो इसमें क्या है, पानी जमा है, तो इससे हम लोगों को पानी की आपूर्ति हो जाती है, ठीक। लेकिन अब तालाब को भी क्या करता है, तोड़ के बाढ़ उड़ाता है, सबको बराबर कर देता है, सबको बर्बाद करके चला जाता है। जल कूपों से सिंचाई का जल निकालते हैं, पंप सेटों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, एक रीज़न ये भी है वाटर लेवल जाने का, हम लोग अपने इस्तेमाल के लिए क्या करते हैं, मजबूर है हम लोग भी, जल कूप निकालते हैं, बोरिंग लगाते हैं, पंप सेट का प्रयोग करते हैं, उससे क्या करते हैं, पानी निकालते हैं, लेकिन पानी तो डालते नहीं हैं, उसकी वजह से भी क्या होता है, जल स्तर नीचे जा रहा है। पारंपरिक यंत्रों, रहत, डोस, मटकुओं आदि का उपयोग भी करते हैं। अब जैसे पहले जो कुआं होता था, उससे हम लोग पानी निकाल रहे हैं, पानी तो जा नहीं रहा, मतलब ओवरऑल ये कि सिर्फ और सिर्फ वर्षा के पानी से पानी हमारे ग्राउंड वाटर लेवल में, भोजमल में जमा हो रहा है, लेकिन निकाल तो हम लोग हर चीज़ के लिए रहे हैं, तो सोचने वाली बात है, पानी तो धीरे धीरे कम होगा ही। अब है कि हमारे राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल की उपलब्धता समान नहीं है। अब हमारा राज्य जो बिहार है, हर जगह जल की उपलब्धता समान नहीं, मतलब जल उपलब्धता का मतलब है कि जहाँ पे पानी का वाटर लेवल ऊपर होगा वहाँ जल उपलब्धता ज़्यादा होगा, जहाँ कम होगा वहाँ पे पानी। ये दो एरिया है, एक एरिया में यहाँ पे क्या कहते हैं वाटर लेवल है, एक एरिया में एकदम, और एक एरिया में यहाँ पे है, और यहाँ पे हम लोग पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या वाटर लेवल नज़दीक है, यहाँ पे वाटर लेवल दूर है, तो यहाँ पे जल उपलब्धता ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। अब इसी के बारे में हम लोग कुछ पढ़े। अब क्या है कि यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे नज़दीक है वाटर लेवल, यहाँ पे कम है, रीज़न क्या है, यहाँ पे वर्षा ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे वर्षा कम हो रही है। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे, हमारे बिहार जो है कहाँ वर्षा ज़्यादा है, कहाँ कम होता है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा अक्सर उत्तर बिहार में बाढ़ आ जाता है, वहीं दक्षिण बिहार में कम वर्षा के कारण जल की कमी हो जाती है। अब क्या होता है, हमारा बिहार जो है दो तरह का है। उत्तर भारत में क्या होता है, इतना बारिश होता है कि बाढ़ आ जाता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, हमारे बिहार का एक एरिया है, ये किशनगंज है ना, ये किशनगंज है, ये पूर्णिया है, अररिया है, कटिहार है, ये सब पूर्णिया कटिहार है। यहाँ पे इतना बारिश होता है, इतना वर्षा होता है, यहाँ पे बाढ़ का स्थिति होता है। और हमारे बिहार में सबसे ज़्यादा वर्षा जो होता है कहाँ पे होता है, किशनगंज में होता है। कहाँ होता है, किशनगंज में होता है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में। और सबसे कम कहाँ होता है, कैमूर, रोहतास, गया में होता है ना। ये क्या है, ये गया है, औरंगाबाद है, रोहतास है, ये सब वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे बहुत कम बारिश होता है, और कम बारिश होने की वजह से यहाँ पे सूखा रहता है, यहाँ पे ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बाढ़ आ जाता है। तो हमारा बिहार क्या है, कहीं का नहीं है, कहीं इतना बारिश हो रहा है कि बाढ़ ही आ जा रहा है, कहीं इतना कम हो जा रहा है कि यहाँ पे सूखा। अब देखिए, अब दो एरिया हम लोग दो एरिया को चुने हैं। किसको, दो एरिया को, एक एरिया इधर वाला, एक एरिया इधर वाला। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, यहाँ पे बारिश बहुत कम हो रहा है। अब यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, जल का स्तर जो होता है, ग्राउंड वाटर लेवल ऊपर होगा। अब यहाँ पे कम बारिश हो रहा है, तो यहाँ जल स्तर क्या होता है, नीचे होगा, है ना। यहाँ पे ऊपर होगा, यहाँ पे जल स्तर होगा। अब क्या, यहाँ पे अगर हम बोरिंग लगाएंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा कम गहराई तक जाना पड़ेगा, यहाँ लगेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा तक जाना पड़ेगा। तो हम लोग ये भी समझ गए कि बिहार में जो बारिश हो रहा है, वर्षा कहाँ ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होता है, किशनगंज में, और सबसे कम गया, रोहतास के, कैमूर के इलाके में होता है।
अब है हम लोग पढ़ते हैं जल प्रबंधन के बारे में। जल प्रबंधन जिसको कहते हैं हम लोग वाटर मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? वाटर मैनेजमेंट। अब क्या है कि आप अपने शहरों में देखे होंगे कि जल की आपूर्ति के लिए, अब जैसे बड़े बड़े शहरों में तो वहाँ पे झील, नदी, तालाब तो होता नहीं है, और जनसंख्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे भी तो पानी की ज़रूरत चाहिए ना। वहाँ पे पानी की ज़रूरत के लिए हम लोग, अब कैसे पानी पूर्ति होगा उसके लिए भी तो कुछ काम करना। क्या कहते हैं? पाइपलाइन के थ्रू वहाँ पे पानी पहुँचा जाता है। गांव में क्या कहते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे झील, नदी है, यहाँ पे शहर बसा हुआ है, यहाँ पे क्या बसा है। अब यहाँ से पाइपलाइन लगा के ये लोगों को पानी का आपूर्ति किया जाता है। तो अब कैसे पानी का इस्तेमाल करें कि ये हमारा जो पानी वाटर मैनेजमेंट सही से हो, मतलब कि हम इस्तेमाल भी कर ले और पानी व्यर्थ ना जो, बर्बाद नहीं हो। अभी क्या होता है कि अब जैसे यहाँ पे पाइप लाइन जा रहा है, यहाँ पे ये नदी से पाइप लाइन गया यहाँ पे। अब क्या, यहाँ पे सपोज यहाँ पे पाइप फटा हुआ है, यहाँ पे पानी गिर रहा है, यहाँ पे फटा, यहाँ पे पानी गिर रहा है, तो क्या ये वाटर मैनेजमेंट सही है? तो इसको रोकना है। और क्या है, दूसरा चीज़ क्या है, अब वर्षा का जल है, बारिश का पानी है। अब जैसे हम लोग खाना बनाते हैं तो क्या हम लोग सोचें कि अभी क्या कहते हैं कि बर्तन धोएं, अगर तो इस पानी को इकट्ठा करके इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग कपड़ा धोएं वो पानी का इस्तेमाल करके, अब जैसे बर्तन धोएं तो जो बर्तन धोए हैं उस पानी को हम क्या कहते हैं, अपनी ज़मीन पे ऐसा जगह तो रख सकते हैं जहाँ पे फसल लगता है, सिंचाई के काम आ जाएगा। कपड़ा धोएं उसको हम सिंचाई के काम में ला सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बर्तन धोए पानी इधर उधर फेंक देते हैं, फिर पानी इधर उधर फेंक देते हैं और सिंचाई के लिए हम लोग कहीं और। अब वर्षा हुआ, वर्षा का पानी जिधर मन उधर जाने देते हैं। अब जैसे राजस्थान के इलाके में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताए थे, वहाँ पे जब बारिश होता है तो अपने घर आंगन में एक गड्ढा खोद दिया जाता है, वहाँ पे पानी जमा किया जाता है, फिर पानी कमी होती है उसी पानी को फिल्टर करके पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसको, उस पर भी क्या कहते हैं, वो भी एक जल प्रबंधन का, वाटर मैनेजमेंट का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। अब जैसे अब हम लोग सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं, सिंचाई। अब सिंचाई करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे खासकर यूपी बिहार में ऐसे ही पानी पाइप उप से नहीं पहुंचाते हैं, सीधा ऐसे ही छोड़ देते हैं नाली के थ्रू, इधर बहा उधर, जैसे नाली के थ्रू इधर बहा उधर बहा जा रहा है। लेकिन वो भी क्या कहते हैं, गलत है ना। जितना ज़रूरत है पानी को उतना ही हम इस्तेमाल करें। अब एक तो पानी कमी, ऊपर से हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो पानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक पाइप, ये ना सिंचाई के लिए एक तरीका बताया गया है कि आप एक पाइप लीजिए मोटा सा, उसमें छोटा छोटा सा, फिर एक पाइप लगाइए इधर, फिर उसमें छोटा छोटा सा छिद्र कीजिए और एकदम फव्वारा टाइप, है ना, जैसे शॉवर होता है अपने लोग जो नहाते बाथरूम वाशरूम में, तो उसके तरह क्या कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं, जो फसल है उसके जड़ में जाए इतना पानी दीजिए जितना उसको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि पानी भर दीजिए, बाकी क्या कहते हैं कि ये वाला आपका खेत है, इधर प्रति खेत है, बाकी एकदम पूरा इधर पट गया आपका, इधर बाकी है, तो ये पानी नहीं। अब सपोज कीजिए यहाँ पे आप 500 लीटर में पानी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ क्या कहते हैं आप 100 लीटर में यूज़ कर रहे हैं, तो 400 लीटर का पानी का तो बचा, इसी को तो वाटर मैनेजमेंट कहते हैं। चलिए आज हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।